जय हिंद साथियों आज हम लोग कक्षा 10 गणित पढ़ेंगे। तो अध्याय नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको सिलेबस में दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, परमेय तथा अपरमेय संख्याएं और अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। इन सभी टॉपिकों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो यह आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याएं गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, और इसे हम नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। इसे n से डिनोट किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं। तो गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से अनंत तक ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहा जाता है। इसे होल नंबर्स कहा जाता है। इसको W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं को W द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ पर प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4। ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। यदि इसमें शून्य भी शामिल कर दिया जाए या 0 शामिल कर दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पूर्णांक, जिसे इंटीजर्स कहा जाता है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक को Z से डिनोट किया जाता है। तो पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह जो प्राप्त होता है वही पूर्णांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर प्राकृत संख्याएं हैं ये, तो प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें 0 शामिल कर दिया जाए, उसके बाद में ये -1, -2, -3, ये सभी संख्याएं माइनस में हो जाएंगी। तो यहाँ पर सभी संख्याएं माइनस वाली और सभी संख्याएं प्लस वाली, और यहाँ पर शून्य, ये सब क्या है, पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर जो सभी संख्याएं माइनस में हैं, इसे क्या कहा जाएगा, ये माइनस वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ पर जो संख्याएं प्लस में हैं, इसे धनात्मक पूर्णांक कहा जाएगा।
ये सभी संख्याएं हैं धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर्स कहा जाएगा और धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। यहाँ पर शून्य जो जीरो है, जीरो ना तो धनात्मक और ना तो ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ऋणात्मक संख्याएं जिसमें माइनस लगा है उन्हें क्या कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये सभी संख्याएं क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक। शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो परिमेय संख्याएं, अब यहाँ पर देखते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर्स कहा जाता है। रेशनल नंबर्स NUMBERS। तो रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन Q नॉट इक्वल 0 अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 7/5 ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर 4, यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 के बटे हम 1 मान सकते हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। -3/1 मान सकते हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से और बहुत सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं आपको समझ में आया होगा। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और Q और P, जो P और Q हैं ये पूर्णांक हैं तथा Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्णांक जो होते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो अपरिमेय संख्याएं जो संख्याएं P/Q के रूप में ना लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने परिमेय संख्या में देखा था कि P/Q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यही क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √3 और पाई etc। ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई, इसे पाई कहा जाता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है परिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 नहीं है, यह लगभग मान है। पाई को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है।
जो पाई का मान 22/7 है एकदम परफेक्ट नहीं है, ये लगभग मान है। तो इसीलिए यहाँ पर पाई को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी परिमेय संख्याओं का समूह और अपरिमेय संख्याओं का समूह, यही क्या है? वास्तविक संख्या है। तो अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने माना B और A एक पूर्णांक हैं। जो यहाँ पर A है ये बड़ा है B से, A का मान बड़ा है और B का मान छोटा है। तो यहाँ पर B से हम भाग देंगे A को, यानी यहाँ पर हमने भाग दिया है। जब इसे भाग देंगे तो यहाँ पर कोई आंसर आ जाएगा, तो हमने मान लिया Q आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा R, तो यहाँ पर शेषफल R बचेगा। तो जो संख्या B है जिससे हम भाग देते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? ये भाजक है, भाजक, जिसे डिवाइजर कहा जाता है, DIVISOR। और उसके बाद में जितना आंसर आएगा, तो यहाँ पर Q है, तो जितना आंसर आएगा इसे भागफल कहा जाता है या इसे क्वोटिएंट कहा जाता है, QUOTIENT। और उसके बाद में जो यहाँ पर शेष बचेगा इसे कहा जाएगा शेषफल, शेषफल या इसे रिमाइंडर कहा जाता है, REMAINDER, रिमाइंडर। और यहाँ पर जो A लिखा है इसे कहा जाएगा भाज्य। ये क्या है? भाज्य है। तो इसे हम लिख सकते हैं डिवाइडेंट। इसे क्या लिखेंगे? DIVIDENT, डिवाइडेंट। तो इस प्रकार से ये जो हम भाग दे रहे हैं ये क्या है? भाजक या डिवाइजर कहेंगे। यहाँ पर A ये क्या है? भाज्य है, और Q भागफल है, R ये क्या है? रिमाइंडर है। इसे हम और आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 2 से यहाँ पर हमने भाग दिया 9 को, तो 2 चौको 8, कितना बचेगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर एक शेषफल बचेगा, शेषफल। तो इस प्रकार से हम देखें यहाँ पर, तो 2 हमारा क्या है? ये भाजक है, और 4 क्या है? ये भागफल है, और 9 ये हमारा भाज्य है, और 1 क्या है? शेषफल है। तो इस प्रकार से इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले जो बीच में संख्या लिखी है इसे लिखेंगे भाज्य। क्या लिखेंगे? भाज्य। भाज्य बराबर जो बीच में संख्या लिखी है इसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये बीच वाली संख्या क्या कहेंगे? भाज्य या डिविडेंड कहेंगे। तो भाज्य बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, भाजक और भागफल का। तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, प्लस जितना हमारा रिमाइंडर बचेगा शेषफल, लिखेंगे शेषफल।
इसे क्या लिखेंगे, शेषफल। तो ये हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a लिखा है, तो a बराबर बी क्यू प्लस यहाँ पर शेषफल कितना है r, तो इसे हम a बराबर बी क्यू प्लस r लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लेमा कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रमेयिका शब्द का अर्थ देखते हैं। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि 21 और 5, यहाँ पर ये पूर्णांक हैं। यहाँ पर 21 बड़ा है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो अगर हम 5 से यहाँ पर ये 21 है, ये भाग देंगे तो 5 चौक 20, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारा क्या है, शेष है। अब इसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले 21 लिखा है, तो क्या लिखेंगे, 21 बराबर 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 प्लस शेषफल कितना आया है, 1, तो हम शेषफल 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर 0, ये हमारा 0 जो है लेस देन होगा या बराबर 1 के, और ये 5 जो है ग्रेटर देन है। तो इस प्रकार से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 0 से छोटी या बराबर रहेगी, शेष भाजक से छोटा रहेगा। अब इसे हम और आसानी से समझने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए हम समझ सकते हैं कि a और b दो पूर्णांक हैं, a ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर b से जब डिवाइड करेंगे a को तो q बार में जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, मान लीजिए r रिमाइंडर बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r, ये क्या है, ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 जो है रिमाइंडर हमारा 0 से बड़ा है या बराबर है, और b बड़ा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम ये कथन प्राप्त कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसे हमने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू और प्लस में r रिमाइंडर। अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो एल्गोरिथ्म क्या होता है, तो एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला या सीरीज होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये स्टेप्स हैं, ये किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो अपनाई गई विधि या चरण, जो स्टेप होते हैं, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। इसकी सहायता से हम HCF ज्ञात करते हैं। जैसे मान लिया जाए दो संख्याएं पूर्ण संख्या दी गई हैं और उनका हम HCF ज्ञात करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर C और D दो पूर्णांक हैं, तो यहाँ पर
सी बड़ा है और डी छोटा है, तो हम यहाँ पर डी से भाग देंगे सी को। यहाँ पर जो हमने डी से भाग दिया है सी को, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, तो हमने मान लिया क्यू बार लेकर गए हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा आर, ये रिमाइंडर आर बचेगा। तो अब इसे हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में, क्या लिखेंगे, सी बराबर डी और क्यू, डी क्यू प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर आर, ये हमारा पहला स्टेप है। अब यहाँ पर अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, फिर इसे हल करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर डी लिखा है तो डी लिखेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए Q1 बार में जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर R1 बचेगा, मान लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, दूसरे स्टेप्स में, दूसरे चरण में हम इसे लिखेंगे D बराबर R और Q1, तो R Q1 प्लस रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा R1, ये R है, इसे हमने R1 मान लिया। इसी प्रकार से फिर इसे हल करेंगे, तो हमको जब तक हल करना है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना प्राप्त हो जाए। जब रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा तो वही संख्या HCF हो जाएगी, HCF अर्थात जिसे मासा कहा जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम HCF ज्ञात करेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1.1। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कह रहा है, अर्थात HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमको दिया गया है 1152 और उसके बाद में 1664। तो यहाँ पर 1664 बड़ा है, हम इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1152 इससे भाग देंगे 1664 को, तो इसे एक बार में ले जाएंगे तो 1152। अब इसे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 बचेगा। तो क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया है। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 पर पहले 1664 बराबर 1152 गुणे 1 गुणे में 1। रिमाइंडर कितना आया है 500, यहाँ पर गुणे में 1 और प्लस जो रिमाइंडर यहाँ पर आएगा इसे जोड़ देंगे, प्लस 512। तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 आया है? नहीं आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जगह नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल 0, जो रिमाइंडर है 0 के बराबर नहीं है। फिर इसे भाग देंगे। जब इसे भाग देंगे तो यहाँ पर कितना लिखा है 1152। अब इसे हम 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2,
दो पंची 10, 1024। जब इसे माइनस करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर घटाने पर ये 8 बचेगा, 8 4 12, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो क्या रिमाइंडर 0 आया? तो रिमाइंडर 0 तो है नहीं, इसे और हल करेंगे। फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1152, 1152 बराबर यहाँ पर 512 गुणे 2, रिमाइंडर कितना आया है? 128। क्या रिमाइंडर 0 के बराबर है? नहीं है, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल 0। फिर 128 से भाग देंगे, 128 से यहाँ पर क्या लिखेंगे? 512। तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। तो 8 चौक 32, 2 हासिल आया 3, 12 चौक 48, 48 और 3 51। कितना हो जाएगा? 51। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर तीसरे स्टेप्स में? 512 बराबर 128 गुणे 4 प्लस रिमाइंडर कितना आया है? 0। तो क्या रिमाइंडर 0 के बराबर है? हाँ, रिमाइंडर 0 है। तो क्या लिखेंगे? अतः HCF हमारा क्या आ जाएगा? अतः HCF, तो HCF कितने का पूछ रहा था यहाँ पर? 1152 और 1664 बराबर यहाँ पर 128। जितने से लास्ट में कट जाए वही HCF होता है, तो यहाँ पर 128 यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? वह संख्या, तो वह संख्या जिसमें प्रत्येक, क्या लिखेंगे? जिसमें प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, जो यहाँ पर सम कह रहा है ना, तो धनात्मक सम पूर्णांक, क्या लिखेंगे? धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक। तो धनात्मक सम पूर्णांक लिखा जा सकता हो, क्या कह रहा है? वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर यह संख्या हो जाएगी 2m। यहाँ पर 2m हो सकता है, 2q हो सकता है, 2p हो सकता है, कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो ये हमारी संख्या है 2m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2m, यानी वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक लिखा जा सकता है 2m है। अगर हम यहाँ पर m बराबर कोई भी संख्या रखेंगे, m बराबर 1 रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए या 3 रखने पर, अगर इस पर कोई भी संख्या रखेंगे तो यह संख्या हमेशा सम संख्या होगी। जैसे अगर यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पर 2 रखेंगे m के स्थान पर तो 4 हो जाएगा। 3 अगर यहाँ पर रखेंगे m के स्थान पर तो 3 दूनी
6 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये संख्या क्या हो जाएंगी, धनात्मक सम संख्याएं, ये धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 2m। अब 3 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था सम के लिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, विषम के लिए। तो हम लिखेंगे वह, यहाँ पर लिखेंगे वह तो यहाँ पर देखेंगे वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 2m + 1 यानी 2m + 1 ये हो जाएगा। अर्थात इसमें अगर हम m बराबर 1, 2, 3 कोई भी संख्या रखेंगे m के स्थान पर, तो इसका मान 3, 5, 7 प्राप्त होगा, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर m के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर तो 2 × 1 तो 2 × 1 = 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के स्थान पर अगर यहाँ पर m लिखा है तो m के स्थान पर 2 लिखेंगे, तो 2 दूना 4 और 1 5। तो इस प्रकार से विषम के लिए क्या हो जाएगा, 2m + 1 और सम के लिए 2m हो जाएगा। अब 4 नंबर में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका HCF ज्ञात करना है। पहला सवाल लिखा है, सवाल नंबर 1। तो क्या कह रहा है, 405 व 2520, इसका HCF हमको ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो 420 है ये छोटा है और 2520 बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 420, यहाँ पर 405 और ये छोटा है, 2520 बड़ा है। तो हम 405 से भाग देंगे 2520। तो यहाँ पर इसे हम ले जाएंगे 6 बार में। तो 6 बार में जब जाएगा तो 2430 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 90 बचेगा। तो 90 यहाँ पर आ जाएगा। पहला स्टेप हम लिखेंगे यहाँ पर 2520 बराबर 405 × 6 + 90। क्या रिमाइंडर 0 आया है, नहीं आया है, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल 0। अब उसके बाद में फिर हम 90 से भाग देंगे, 90 से भाग देंगे 405 को। अब कितनी बार में जाएगा यहाँ पर, तो 4 बार में, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, 360। घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा यानी 5 बचेगा और 10 यहाँ पर 45 हो जाएगा, यहाँ पर 45 बचेगा। क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है, नहीं आया है, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा नंबर पर लिखेंगे 405 बराबर 90 × 4 + 45, रिमाइंडर नॉट इक्वल 0, यानी रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं है। फिर यहाँ पर 45 से भाग देंगे 90 को, तो 45 दूना 90, यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पर लिखेंगे 45, यहाँ पर 90 बराबर 45 × 2
प्लस 0, रिमाइंडर बराबर है किसके, 0 के। तो क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यानी चूँकि रिमाइंडर हमारा कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो लिख देंगे अतः HCF किसका ज्ञात करना है, यहाँ पर 405, 2520। HCF बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना इसका कटा 45 से, तो 45 यही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर 960 व 1575 का HCF ज्ञात करना है, यानी 960 और 1775। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पर इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर इसे हमने पहले हल कर लिया है साथियों, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, तो इसे हमने सबसे पहले हल कर लिया है। तो यहाँ पर इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर, अब यहाँ पर सवाल में लिखा है 960 छोटा है और 1575 बड़ा है। तो हम 960 यहाँ पर भाग में लिखेंगे और 1575 इसे जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और यहाँ पर 960 एकम 960, और जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 615। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1575, 1575 हमने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर 960 गुणे में 1, तो 960 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना है 615, तो शेषफल 615। रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो R नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में यहाँ पर 615 से फिर भाग देंगे 960 को। अब इसे हल करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 615। जब यहाँ घटाएंगे तो 345 बचेगा। अब वही प्रक्रिया फिर लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखा है 960 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में 3 यहाँ पर 615 गुणे 1, तो 615 गुणे 1 प्लस 345। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर 345 से हम इसे भाग देंगे 615 को, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 615 लिखेंगे। उसके बाद में 345 गुणे 1, तो 345 गुणे 1 शेषफल 270, रिमाइंडर 0 नहीं है। इसी प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया हल करेंगे और इधर सभी स्टेप को हम लिखते चले जाएंगे। इस प्रकार से जब हल करेंगे तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा, यानी HCF कितना आ जाएगा 15 अर्थात 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे हल कर सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे एक बार हल कर लीजिए। अब यहाँ पर 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तो अभी हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा था, अर्थात एक सूत्र पढ़ा था कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने अभी पढ़ा था कि b से जब भाग देंगे a को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए q प्राप्त होगा, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल r प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये है भाजक, इसे क्या कहेंगे भाजक, और a क्या है भाज्य, ये क्या है भाज्य, और उसके बाद में q क्या है भागफल, भागफल।
और आर क्या है, शेष फल। तो हम लोगों ने अभी सूत्र देखा था कि जो यहाँ पर भाज्य है तो पहले क्या लिखेंगे, भाज्य, भाज्य बराबर यहाँ पर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस लास्ट में शेष फल। कितना शेष बच रहा है वही हो जाएगा शेष फल। तो ये सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। अगर इसी सूत्र से हम देखें यहाँ पर तो इसे हम ए लिख सकते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस प्रकार से इसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी संख्या हमको ज्ञात करना है जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमको भाज्य ज्ञात करना है, बीच वाली ये संख्या प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले भाज्य, भाज्य हमको ज्ञात करना है, भाज्य बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको नहीं पता है। उसके बाद में जिसको 61 से भाग देने पर, 61 से भाग देने पर, तो भाजक अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो हमको बी दिया गया है, भाजक, भाजक कितना दिया गया है, भाजक बराबर 61 और भागफल, यहाँ पर भागफल कितना आया है, ये क्यू, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भागफल कितना हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा 27 और शेषफल, शेषफल, तो शेषफल कितना दिया गया है 32, शेषफल 32। अब इसी सूत्र से यहाँ पर हम हल कर सकते हैं। भाई यहाँ पर ए क्या है, ये भाज्य, हमको यहाँ पर भाज्य ज्ञात करना है, तो इसे हम मान सकते हैं इस सूत्र के हिसाब से जो हमने अभी समझाया आपको, ये ए हो जाएगा। और उसके बाद में भाजक, भाजक यहाँ पर ये बी है और भागफल कितना आया है, क्यू है, ये हमारा क्यू हो जाएगा और शेषफल आर है। ये हम समझाने के लिए आपको हिंदी में लिख रहे हैं, नहीं तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब इसी सूत्र से लिखेंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हमको बी का मान कितना दिया गया है 61, तो लिखेंगे 61 गुणे क्यू का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर क्यू का मान 27 प्लस शेषफल कितना दिया गया है 32। अब इसका गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर ये कितना आ जाएगा 1647 प्लस 32। जब इसे जोड़ेंगे तो ये कुल, जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1679, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात वह संख्या कौन सी होगी 1679। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 1365 है, यानी हमको संख्या अब दी गई है, जो हम बीच में यहाँ पर अगर भाग देंगे इसे, तो बी ये ए है और यहाँ पर क्यू है, ये रिमाइंडर आर है। तो यहाँ पर कह रहा है संख्या 1365 है, यानी ए का मान हमको दिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे, यहाँ पर ए का मान हमको दिया गया है, तो ए बराबर 1365 कह रहा है विभाजित किया जाए कि भागफल 31, यानी क्यू का मान जो उत्तर आएगा उसे भागफल कहा जाता है, तो क्यू का मान 31 है और शेषफल
जो यहाँ पर रिमाइंडर है r बराबर 32 है। तो कह रहा है कि यहाँ पर किस संख्या से विभाजित किया जाए, यहाँ पर b का मान हमको ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था भाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, a, बीच वाली संख्या लिखेंगे a बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे BQ प्लस रिमाइंडर कितना दिया गया है R। अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको a बराबर कितना दिया गया है 1365 बराबर b का मान ज्ञात करना है, तो b गुणे q का मान 31 प्लस r का मान 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 1365 माइनस 32 बराबर 31b। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 3 और 1 3, यानी 1333 बराबर 31b, इतना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम b लिखेंगे, b को रोक लेंगे तो इसे लिख सकते हैं b बराबर ये 31 बटे में आ जाएगा, तो 1333 और बटे में 31 कितना आ जाएगा, b बराबर 1333 बटे 31। अब इससे भाग देंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 43। तो इसे लिखेंगे b बराबर कितना आ जाएगा 43, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हमने हल कर लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।